दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएनएम भर्ती 2022। तो फॉर्म कल से स्टार्ट हो गए हैं और फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि काफ़ी बार मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा चुका हूं। ये जो भर्ती है मेरिट प्लस बोनस अंकों के माध्यम से पूरी की जानी है। हालांकि फ्रेशर्स अभ्यर्थियों के द्वारा लिखित परीक्षा की मांग की जा रही है, वो एक अलग बात है। तो उससे इतर अगर आप महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अर्थात एएनएम का फॉर्म भरने जा रही हैं तो आपके लिए बहुत खास वीडियो है। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा लेकिन कंप्लीट देखें, आपको शायद दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले आप लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा, ये दिशा निर्देश की पीडीएफ्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हालांकि कल कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमने इसे सेंड कर दिया था, हो सकता है आप तक पहुंच गया होगा। लेकिन आपको अब बताते हैं कि क्या कुछ ये पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो ये कुछ निर्देश हैं। सबसे पहला निर्देश है आवेदन पत्र केवल अंग्रेजी में भाषा में ही भरा जाना है। तो ये ई मित्र वाला करेगा, आपको अपने हाथ से कुछ नहीं करना है। दूसरा है, देखिए ये दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत शानदार है। इसमें क्या है, आपको एक मोबाइल नंबर देना होगा, उस पर एक ओटीपी आएगा 6 अंकों का। मोबाइल नंबर देंगे, उसके बाद एक और ओटीपी आएगा जिसमें आप लोगों को वो आधार नंबर का ओटीपी होगा, वो आधार का ओटीपी होगा, ठीक है ना। उस पर भी ओटीपी आएगा। तो अगर आपका नंबर आधार में भी सेम है और वो सिम आप वैसे भी चलाते हैं तो आप लोग एक ही नंबर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आधार अपना चेक कर लें कि उस पर आपका कौन सा मोबाइल नंबर दर्ज है और उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है। अब देखिए तीसरे नंबर का जो पॉइंट है, आप एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। एक मोबाइल नंबर, जैसे मान लीजिए मेरा नंबर कोई 7742 से शुरू था, ठीक है ना। तो आप इससे कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, एक तो टीएसपी का भर सकते हैं और एक नॉन टीएसपी का भर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका एक फॉर्म गलत हो गया तो अब जो आपने 7742 वाला नंबर लिया था ना, उस नंबर से आप लोग नहीं भर पाएंगे फॉर्म, ठीक है। भरेंगे तो वो मे बी रिजेक्टेड किया जा सकता है। तो ध्यान रखें, जैसे कि फॉर्म में अगर कुछ मिस्टेक हुई है तो वो दूसरा अगर फॉर्म लगाना चाहें तो वो मोबाइल नंबर और जो जीमेल आपने दिया था फॉर्म के अंदर उसे यूज ना करें, वो नया मोबाइल नंबर यूज करें। हालांकि आधार वाला नंबर आपका जो ओटीपी आएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मोबाइल नंबर से एक टीएसपी का और एक नॉन टीएसपी का फॉर्म जो है भरा जा सकता है। आगे यहाँ पर इन्होंने कहा है आवेदक द्वारा स्वयं की आधार संख्या सावधानीपूर्वक अंकित करें, ठीक है ना। तो ये तो बेसिक सी बात है, आपको पता होना चाहिए। आधार नंबर आपको सही से भरने हैं ताकि उस पर एक ओटीपी आ सके। आवेदक स्वयं माता पिता पति पत्नी का नाम दस्तावेज में, ये मित्र वाले के करने की चीज़ें। आपको जो करने वाली जो चीज़ें हैं ना वो ये है कि आपको अपना मोबाइल नंबर दुरुस्त रखना है। आधार में कौन सा नंबर है मोबाइल का वो दुरुस्त रखना है। एक यहाँ पर ये दिक्कत बहुत लोगों को आई है, आवेदक अपनी श्रेणी का जो अंकन है सावधानी पूर्वक करें। श्रेणी का मतलब है आपकी कैटेगरी, SC ST OBC MBC WS, ये कैटेगरी आप लोग सही से चयन करें, ठीक है ना। इसमें आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा जो पिता के नाम से हो। OBC MBC वर्ग का लाभ उन्हीं आवेदकों को दे है जिन्होंने OBC MBC नॉन क्रीमिलेयर का पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र अपलोड किया है। अब देखिए दोस्तों, OBC और MBC इनमें एक NCL नाम का एक वो होता है, नॉन क्रीमिलेयर, जिसे कहते हैं NCL, और एक होता है CL, वो छुट्टियों वाली CL नहीं, क्रीमी लेयर। इसका मतलब है आपकी इनकम, आप जर्नल कैटेगरी में आते हैं। क्रीमी लेयर अगर आप में लिखा है 8 लाख से ज़्यादा इनकम है तो क्रीमी लेयर में मान लिया जाता है, OBC में हो चाहे MBC में हो। तो
अगर आपका ओबीसी क्रीमी लेयर का बना है तो आपकी कैटेगरी फिर ओबीसी नहीं रहेगी, आप जर्नल के रूप में ट्रीट किए जाएंगे। तो आपको ओबीसी एमबीसी में आप लोग हैं तो आपको ओबीसी एमबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट जो है वो देना होगा। सर्टिफिकेट का मतलब है जाति प्रमाण पत्र, और पिता के नाम का हो। अब पिता के नाम से भी काफ़ी लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि पिता के नाम से क्या मतलब पिता का बनेगा क्या। ये मान लीजिए आपका नाम है नीरू, ठीक है, तो नीरू मान लीजिए शादीशुदा है, ठीक है ना। तो अब शादीशुदा है तो मान लीजिए इनके पति का नाम आना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पिता का नाम होना चाहिए। नीरू के पिता के नाम का बनेगा जाति, ठीक है ना दोस्तों। तो इस हिसाब से आपको लगाना है जाति प्रमाण पत्र के मामले में, चाहे विवाहित महिला हैं और चाहे अविवाहित महिला हैं, तो इस नाम से पिता के नाम से आपकी जाति डिफाइन होगी। अगर कोई महिला अभ्यर्थी मान लीजिए जिसने लव मैरिज की, मैं पूरा बेबाकी से बोलता हूँ, इसमें कोई मुझे दो राय नहीं होती ना कोई समस्या होती। मान लीजिए किसी महिला अभ्यर्थी ने लव मैरिज कर लिया, अब वो कई बार क्या होता है कि अपने पति के नाम से बनवा लेती है जाति। पिछली नर्सिंग भर्ती में आया था एक ऐसा मैटर, उससे पहले शिक्षक भर्ती में भी आया था। तो पति के नाम से मान लीजिए पति की जाति आपकी वो एसटी में आते हैं, आप मान लीजिए ओबीसी में थी, तो अब ये नहीं है कि भाई पति एसटी में तुम्हारा आ रहा था तो तुम्हें उसका लाभ मिल जाएगा। तुम्हारी जाति तुम ओबीसी में थे तो आपके पिता के नाम से डिफाइन हो, क्योंकि पिता हमारा बायोलॉजिकल होते हैं, पति तो किसी भी कास्ट धर्म वर्ग से हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि पिता के नाम का ही लगाना है, ठीक है दोस्तों। और जो सर्टिफिकेट्स हैं ओबीसी एमबीसी के, वो मैंने बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ कि कितना वो होना चाहिए। बेसिकली क्या है, अगर आपको डर लग रहा है कि भाई नहीं पता नहीं क्या हो जाएगा, जब तो 1 साल से ज़्यादा पुराना मत लगाना, और आप मेरी तरह निडर हो ना तो 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो ये कास्ट सर्टिफिकेट। लेकिन इसके साथ एक शर्त है, आपको एक एफिडेविट देना होगा और उसमें बताना होगा कि साहब हम जब ये फॉर्म भर रहे हैं आवेदन के समय हम ओबीसी एनसीएल या एमबीसी एनसीएल वर्ग में ही आते थे। यही व्यवस्था ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, ठीक है दोस्तों, यही व्यवस्था ईडब्ल्यूएस के लिए है। देखिए यहाँ पर ओबीसी एमबीसी नॉन क्रीमी लेयर के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों को ओबीसी एमबीसी नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें सामान्य श्रेणी में माना जाएगा, जो कि मैं वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया बंद होने के बाद में नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मैंने 2-3 दिन 4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें बताया था कि सब कैटेगरी चेंज, मैंने कहा था कैटेगरी चेंज नहीं होगी, आप लोगों के सामने पॉइंट ये है, ठीक है। तो कैटेगरी बाद में भी आपकी चेंज नहीं होगी, इसलिए जो कुछ करना है अच्छे से सारी की सारी चीज़ें आपको देख लेनी है पहले। अब ये देखिए, आवेदक द्वारा समस्त दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे, जो सूचना है उसको आप लोग मिलान करें। अब ई मित्र पर आप लोग जो जा रहे हैं, एनओ का मैं बता रहा हूँ, ई मित्रा पे, और जो नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट, इसमें क्या हो रहा है भाई, मेरा फॉर्म है ना, ई मित्र वाले को फ़ोन कर देते हैं आप लोग, भाई साहब फॉर्म भर देना, मैं कागज़ भेज दिए हैं, मैंने डॉक्यूमेंट आपको व्हाट्सअप वगैरह या जो भी किसी को भेज दिए हैं, आप घर बैठे आराम से ठंड में रजाई में बैठे हैं, और वो लोग क्या ना आपका ऐसा 5 लोगों ने मुझे भेजा अब तक कि साहब मेरी ओबीसी क्रीमी लेयर कर दी, मेरी एमबीसी क्रीमी लेयर कर दी, किसी की इंटर्नशिप की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड नहीं की, सीधे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जीएनएम की और थर्ड ईयर की लगा के, अब इंटर्नशिप से जो आपकी परसेंटेज बनाती वो मार्कशीट अपलोड नहीं की। तो ये मित्र वालों के पास जा कर के खड़े रह कर के फॉर्म भरवाएं, अन्यथा मिस्टेक्स होगी, और जो मिस्टेक्स होगी कौन कौन सी चेंज हो सकती है ना, जो मिस्टेक्स कौन कौन सी चेंज हो सकती हैं वो मैं बता चुका हूँ। कैटेगरी नहीं बदलेगी आपकी कि भाई आज आप एमबीसी में आ रहे थे, जनरल में आ रहे थे, कल को आप ईडब्ल्यूएस का बन गया, आप ईडब्ल्यूएस में हट जाएंगे, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। और एक ही व्यावसायिक योग्यता का चयन कर सकेंगे, तो एएनएम्स के लिए तो बेसिकली एएनएम है ही, तो ये है। अगर आपका बैक आया हुआ है, मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपके कुछ पेपर्स बैक रह गए और फिर बैक आपने दिया, फिर पास हुए, यानी कि सप्लीमेंट्री आई हुई थी और फिर आप पास हुए, तो जो सप्लीमेंट्री की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये मार्कशीट आपकी जो एएनएम की जितनी भी है ना भाई, 1 2 3 4, वो सारी की सारी अपलोड करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। और अपलोड करने के लिए क्या करना होगा, ऐड मोर, जो बैक वाली मार्कशीट है ना उनको ऐड मोर करके अपलोड किया जा सकता है।
अब देखिए खेल कोटा, यहाँ पर बहुत सारे महिला अभ्यर्थी जो हैं, इनसे मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ, खेल कोटा के लिए आप नियम पहले पढ़ लीजिए। किसी फेडरेशन के, प्राइवेट फेडरेशन के, कोई आपको ये कहे कि मैं आपको खेल का सर्टिफिकेट बना दूंगा या बना दूंगी, आप इतना पैसा दे दीजिए, तो खेल वाले जो लोग हैं ना, इनका बड़ा बारीकी से स्कैन किया जाता है सर्टिफिकेट कि आपने क्या खेला, आपने कहाँ खेला। अब तो आप लोगों को 20,000 में कोई बना के दे देगा सर्टिफिकेट खेल कोटे का कि भाई नीरू नाम की लड़की ने कबड्डी में नेशनल लेवल पे खेला, उनकी टीम विजेता रही। लेकिन जब जिस फेडरेशन ने आपको बना के दिया है वो सर्टिफिकेट, वो बाद में वेरीफाई नहीं करेंगे, तो ये गिरोह इस ट्रैप में ना फंसे। काफ़ी सारी भर्तियों में होता रहा है ये कि उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में फर्जी लोग आते हैं, ठीक है ना, तो किसी फर्जीवाड़े के चक्कर में ना पड़े। और तुम्हारा ये जो एनसीसी का है या तुमने जिला उला लेवल पे खेला है ना, वो भी मान्य नहीं होगा। मेरा काम आप लोगों को उन चीज़ों से बचाना है जो आपको दिक्कतें ना करें, ठीक है ना। तो उत्कृष्ट खेल कोटे से अगर एएनएम फॉर्म भर रही हैं तो भाई ध्यान रखें, ये फेडरेशन वगैरह के नहीं चलेंगे आप लोगों के जो बनते हैं 8, 10, 12 हज़ार 15 हज़ार रुपये में, कोई आपसे पैसा भी ले लेगा और वो तुम्हारा खेल कोटे का सर्टिफिकेट भी किसी काम का नहीं होगा, ठीक है ना। इस बात का भी ध्यान रखें। पीएच जो कैटेगरी है उसका ध्यान रखें। देखिए पीएच जो कैटेगरी है, पिछली बार क्या हो रहा था, 1 लाख को लिया जा रहा था, बड़ा ध्यान से सुनिए इसको, 1 लाख को लिया जा रहा था। लेकिन इस बार वेबसाइट पर जब आप लोग फॉर्म भरने जाएंगे तो काफ़ी सारी कैटेगरीज आई हैं एसिड विक्टिम वगैरह की, तो इन सबको तो पीएच इस बार 1 लाख के अलावा भी और कैटेगरी शामिल की गई हैं पीएच में, अर्थात दिव्यांग अभ्यर्थियों में। तो पीएच की कैटेगरी काफ़ी सारी इस बार बदली हैं। 1 लाख तो है ही है, क्योंकि पहले भर्तियों में क्या होता, 1 लाख को लिया जा रहा था, लेकिन अब इसमें इन्होंने और भी कैटेगरी ऐड की हैं। सॉरी, वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं पीएच के तहत। अब देखिए जो तलाक वाली जो महिला अभ्यर्थियाँ, उनके लिए अपडेट है ये, विवाह विच्छिन्न महिला की श्रेणी के तहत आवेदन की अंतिम दिनांक तक माननीय उच्च न्यायालय की डिग्री प्राप्त होना व आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यानी कि जो डाइवोर्स, तलाक, ठीक है, डाइवोर्स जिनका हो चुका है उनको तलाक की जो डिग्री है वो अपलोड करनी होगी, ठीक है। जो तलाक कोटे के तहत फॉर्म भरेंगी महिला अभ्यर्थी, उनको डाइवोर्स का जो डिग्री मिलता है न्यायालय से वो अपलोड करना होगा, ठीक है ना। किसी का तलाक अंडर गोइंग चल रहा है, यानी कि अभी हुआ नहीं है, तो वो अपना देख लेना भाई अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू सिफू नोटिफिकेशन रूल्स, तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। आप कैसे क्या भरते हैं वो आपका निजी मसला है, इसलिए ध्यान रखें। तलाक की डिग्री लास्ट डेट से पहले की हो, अपलोड भी होगी फॉर्म के साथ, इस बात का भी ध्यान रखें। इसी तरीके से जो विडो महिला अभ्यर्थी हैं उनका भी यही सीन है, विडो कोटे से फॉर्म भर रहे हैं तो ऑब्वियसली हस्बैंड की मृत्यु का प्रमाण पत्र जो है वो अपलोड करना होगा, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक कोई नहीं मिलने वाला, बात ही नहीं करने वाले। अब देखिए आपको आवेदन पूर्ण संतुष्ट होने के उपरांत सबमिट करना चाहिए। फीस वगैरह का भी भुगतान आपको देख लेना है। इसके अलावा एक बार फीस देने के बाद सबमिट कर दिया अगर आपने फॉर्म, तो यहाँ पर एक अलग से अवसर दिया जाएगा, ठीक है ना। आवेदन पत्र में सेल्फ चेक एंड रेगुलेट प्रणाली का उपयोग किया गया है, ये आप लोग देख लेना फॉर्म भरते वक्त आपकी क्या क्या डिटेल्स हैं, और बाकी सारी चीज़ें हमने अपने बता दी हैं। अपलोड जो आप लोग करवा रहे हैं तो थोड़ा साफ़ हो, जो भी डॉक्यूमेंट है ना, जाति मूल आधार जो भी है वो एकदम साफ़ हो, मतलब दिखना चाहिए। जब सिफू चेक करे आपके फॉर्म को तो उसे दिखे कि इन्होंने कितने से पास कर रखा है ये, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको भरनी है और इनका ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी जो चीज़ें हैं इसमें 3 से 4 चीज़ें हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जानकारी है आप लोगों के लिए, और आप इस नंबर पर जो है कॉल करके पूछ भी सकते हैं। अब जो ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो आपका जो मोबाइल नंबर है
वैसा देना है भाई, 15 रुपये वाली सिम मत दे देना। वो मोबाइल नंबर देना जो चालू हो, वो मोबाइल आपको यूज करना जिसमें आपका आधार लिंक हो। पहली बात तो ये है शर्त, जब आधार में लिंक नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं आगे फॉर्म भरने का। दूसरी बात ये है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पे बहुत सारी महिला अभ्यर्थियाँ मिस्टेक्स करेंगी, तो इसका भी ध्यान रखें। जाति प्रमाण पत्र के लिए हमने बता दिया। डर लगता है तो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो, OBC MBC EWS का डर नहीं हो, मेरी तरह निडर हो तो 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो, लेकिन 3 साल से ज़्यादा पुराना जब होगा नहीं होगा तो आपको एक एफिडेविट देना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तीसरा जो है, आपको अपने जो मार्कशीट वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें अपलोड होंगी। 10वीं की मार्कशीट होगी, 10वीं का प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो होगा, एएनएम्स की मार्कशीट होंगी, उनके RNC होंगे, जाति मूल होंगे। आपके बच्चे जो हैं ना, 1/6/2002 के बाद किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो, उन बच्चों का ये जन्म प्रमाण पत्र है वो भी अपलोड मांग रहे हैं, जैसा NO में और फार्मासिस्ट में मांगा, तो इसी में भी सेम पोर्टल है। तो बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र भी अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। जिनके 1 जून 2002 के बाद 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, वो ध्यान रखें भाई कि आप नौकरी के लिए योग्य नहीं हैं, ठीक है। और विवाह प्रमाण पत्र अपलोड होगा। विवाह प्रमाण पत्र में काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं आप लोगों की। विवाह प्रमाण पत्र आजकल ऑनलाइन बनते हैं तो बनवा सकते हैं आप लोग। किसी का नहीं बन रहा, मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एफिडेविट लगाएं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन जो नियम हैं उनमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप शपथ पत्र लगाएं कोई भी डॉक्यूमेंट कम हो तो। बाकी आप अपने विवेक पर मैं छोड़ देता हूं, आप जिस भी तरीके से करें। कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं है, कोई भी आपके पास चीज़ नहीं है तो वो आप अपने विवेक से करें। मैं बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एफिडेविट लगाएँ, ठीक है। क्योंकि फोरम में उसी वक्त अपलोड उन्होंने मांगा है कि आपकी शादी कब हुई, आपका विवाह प्रमाण पत्र अपलोड किए, आपके बच्चों की संख्या कितनी है, 2 हैं तो 2 के वो बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करें। ये सारी चीज़ें उन्होंने मांगी हैं। अब आपके पास नहीं है, आप वहाँ पर क्या अपलोड करते हैं वो आपका बिल्कुल निजी मसला है, ठीक है ना। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। और उत्कृष्ट खेल कोटे से फॉर्म भरने वाले थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग पहुंच जाते हैं दलालों के पास फर्जी खेल प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, और फिर कहीं के नहीं रहोगे। पिछली बार सिर्फ 4 महिलाएं मिली थी खेल कोटे में, ठीक है ना। 5500 पद थे, सिर्फ 4 महिलाएं, ठीक है ना। GNM में शायद 29 लोग मिले थे 6500 भर्तियों में। 2% खेल कोटा होता है। अब देख लो आप कितना क्या है। तो खेल कोटे के चक्कर में ना पैसे और अपना एक ऑप्शंस की जो है ना नीलामी मत कर देना आप लोग। यही चीज़ें थी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताना कमेंट करके। और ये आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, ज़रूर आप भी पढ़िए इसको, क्या कुछ ये लोग कहना चाह रहे हैं। आप खुद भी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।